थोड़ा ऐसा समय आया है जब हमने साहित्य को पत्रकारिता से थोड़ा अलग करके देखना शुरू किया है, वरना हमेशा से साहित्य ने पत्रकारिता की पृष्ठभूमि पर महती भूमिका निभाई है। मैं हमारे अन्य अतिथियों का मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय हरीश पाठक जी और विजय राय जी वे हमारे बीच में पहुंचेंगे और हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करना चाहेंगे, राय जानना चाहेंगे। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं और मीडिया की बात करते हैं तो इस सदन में मैं देखता हूं अनेक लोग हैं जो बतौर पत्रकार नहीं है, लेकिन साहित्य के रूप में वे पत्रकारिता की जिम्मेदारी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। आज पत्रकारिता भले ही विश्वसनीयता के संकट को झेल रही है, लेकिन ये वो साहित्यकार ही हैं जिनकी बदौलत साहित्य कभी भी विश्वसनीयता के घेरे में नहीं आया। उस पर सदैव पाठक ने विश्वास किया है। वह पत्रकारिता जो पाठक के दम पर अपने सारे सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही है। साहित्य वह है जो पाठकों की अभिरुचि के निर्माण का कार्य कर रहा है। साहित्य पाठक की पसंद से नहीं लिखा जाता, साहित्य पाठक की अभिरुचि निर्माण करने की दृष्टि से लिखा जाता है। पत्रकारिता पर ये आरोप हैं और खासकर मीडिया पर। मीडिया केवल छपा हुआ शब्द नहीं है, मीडिया उसके आगे जाने वाली चीज़ है। और जब मीडिया पर सवाल उठते हैं तो मुझे लगता है कि वह साहित्य है जो मीडिया की विश्वसनीयता को, छपे हुए शब्द की विश्वसनीयता को बनाकर रखता है। विजय राय जी से आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारे हुए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं और हम लम्ही में आपके संपादन कौशल को देख रहे हैं। एक ऐसी पत्रिका जिसने न केवल साहित्य बल्कि पत्रकारिता के विभिन्न मानकों पर कार्य करना शुरू किया है। समय हम सभी से आग्रह है कि कृपया तालियों से स्वागत करें विजय राय जी का। समय कम है, अध्यक्ष जी ने तय किया है कि लगभग 7 मिनट में वक्ता हमारी बात खत्म करेंगे और मैं बगैर थोड़ी भूमिका मैंने बनाई है, समय का थोड़ा सा मैंने अतिक्रमण किया है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ में हमारे मुख्य वक्ता जी को ही सबसे पहले आमंत्रित करूंगा। एक तरह से विषय प्रवर्तन भी होगा और बात लंबी दूरी तक पहुंचने की उम्मीद होगी। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से विजय राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और पत्रकारिता और साहित्य के इस विषय का आधार वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय विजय राय जी, आपसे आग्रह है कि आप स्वागत करें विजय राय जी का। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है, जबकि पत्रकारिता के विषय में मैथ्यू आर्नोल्ड और रघुवीर सहाय ने कहा है कि वह जल्दबाजी में लिखा हुआ साहित्य है। अपनी बात हिंदी भाषा और हिंदी प्रदेश तक सीमित रखते हुए कुछ कहने की कोशिश है। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग में पत्रकारों और साहित्यकारों में अलगाव जैसा कुछ नहीं रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जैसे रचनाकार 2 in 1 की भूमिका में रहे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप आदि के जरिए इन सभी और तत्कालीन साहित्य को अभिन्नता से प्रस्तुत किया। ब्रज भाषा से खड़ी बोली में अभिव्यक्ति जिस जिंदा दिली से भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने की, उसे डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने पहली बार हंसमुख गद्य की संज्ञा दी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आगे मतवाला मंडल के लेखकों बाल मुकुंद गुप्त, पांडे वेचन शर्मा उग्र, निराला, हरिऔध, राधाचरण गोस्वामी, सुमित्रा नंदन पंत, रामनाथ सुमन आदि का लेखन पत्रकारिता और साहित्य की एकता की अपने में मिसाल है। स्वतंत्रता आंदोलन में गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप और माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर आदि की भूमिका अविस्मरणीय है। उन्हें भारत के सक्रिय क्रांतिकारी समूहों का भी
भरपूर लेखन सहयोग मिला। सच्चाई ये है कि प्रेमचंद जैसे बड़े कथाकार ने हंस जागरण निकालकर पत्रकारिता और साहित्य का रिश्ता अटूट होने की मिसाल पेश की, जिसे पत्रकारीय गद्य कहकर दोयम दर्जे का कुछ लोगों ने कहा भी। तो आज़ादी के संघर्षों में कवियों कथाकारों ने अनदेखी कर अपनी बात अपनी तरह से लिखते हुए अपना योगदान दिया। आज़ादी के बाद भी पत्रकारिता और साहित्य की अभिन्नता का सिलसिला जारी रहा। जो बड़े पत्रकार हुए वे बड़े साहित्यकार के बतौर मान्य हुए। धर्मयुग के धर्मवीर भारती, साप्ताहिक हिंदुस्तान के मनोहर श्याम जोशी साहित्यिक पत्रकारिता में अत्यंत सफल माने गए। समाचार विचार के साप्ताहिक दिनमान को याद करना भी जरूरी है। अज्ञेय, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, नेत्र सिंह रावत और धीरेन्द्र अस्थाना जैसे अनेक नाम हैं जो पत्रकारिता और साहित्य में समादृत हुए। मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, विष्णु नागर, प्रयाग शुक्ल, हिंदी के विशिष्ट कवि, अमृत प्रभात, जनसत्ता, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स जैसी पत्रों में काम करते हुए भी पत्रकारिता और साहित्य में सफल हुए। ये चंद नाम मिसाल के तौर पर हैं। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य की समानांतर अभिव्यक्ति के अनेक नाम प्रादेशिक पत्र पत्रिकाओं में भी हैं, जो अलग से पूरे शोध का विषय है। हिंदी पत्रकारिता डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का 1968 में प्रकाशित वृहद ग्रंथ है। इसका उपशीर्षक है जातीय चेतना और खड़ी बोली, साहित्य की निर्माण भूमि। इसमें करीब 1.5 शती की पत्रकारिता और साहित्य की अभिन्नता का रिश्ता सुउदाहरण निरूपित किया गया है। आज़ादी के बाद के दशकों तक कमोवेश यही स्थिति रही। हमारी अभी की नई सदी में सोवियत संघ के विघटन के बाद उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की प्रवृत्तियों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पत्रकारिता और किसी हद तक साहित्य भी मिशन नहीं, प्रोफेशन से आगे उद्योग के दायरे में है। नई से नई तकनीक ने पत्रकारिता को यांत्रिक बना दिया है। अखबारों, चैनलों के मालिकों की निगाह में साहित्य की संवेदना मुनाफे की गणित में बाधक है। वहाँ साहित्य की जगह सिकुड़ने के बाद अब लगभग गायब ही है। खुदगर्ज राजनीति, क्रिकेट, फिल्म के ग्लैमर और लाइफस्टाइल के साथ ही दुर्घटना और अपराध आज पत्रकारिता के उपजीव हैं। भाषा में भी आम फहम जुबान की जगह वर्ण शंकर हिंग्लिश ने ले ली है। साहित्य के लिए एकाधिक अखबारों में आधा चौथाई पन्ना कभी कहीं दिख जाता है। बड़ी पूंजी छोटी पूंजी को निगल रही है। साहित्यिक जन अनेक लेखक संघों में विभाजित रहकर इसके मूक दर्शक मात्र हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता एक मिशन थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराकर और स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी सहित तमाम आंदोलनकारी पत्रकारिता को स्वतंत्रता के लिए एक अमोघ अस्त्र मानते थे। भगत सिंह से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक सभी आज़ादी के लिए पत्रकारिता को हथियार बनाकर लड़ रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिका राष्ट्रव्यापी माहौल बना रहे थे। इस तरह पत्रकारिता आज़ादी के 3 दशक बाद तक मिशन की तरह रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक को पत्रकारों ने बख्शा नहीं। राजनीतिक बदलाव के कारण पत्रकारिता जो मीडिया कहलाने लगी थी के स्वभाव और स्वरूप में भारी परिवर्तन आया। 1989 से मंदिर बनाम मस्जिद विवाद,
विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में आरक्षण बनाम गैर आरक्षण के खेमों में बांट दिया गया। आज खबरों की धड़ल्ले से खरीद फरोख्त हो रही है। ऐसी दशा में सामाजिक सरोकारों की अनदेखी होना स्वाभाविक है। संपादक विहीन सोशल मीडिया ने तो हालात और खराब कर दिए हैं। वर्चुअल स्पेस है तो डिकोड होगा ही। आखिर ये स्पेस है तो इसी दुनिया का, इसका स्रोत भी मानव मस्तिष्क ही है। यानी प्रत्यक्ष दुनिया में दो कुछ है, प्रत्यक्ष दुनिया में जो कुछ है वो आभासी में भी है। साहित्य भी एक बड़े अर्थ में आभासी है। कल्पना, शब्द शक्ति, फैंटेसी आदि से हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। बदलते समय के साथ अभिव्यक्ति के तरीकों में संशोधन हुए हैं। ये नया स्पेस अभिव्यक्ति को नए तरह से खोजने का नाम है। आभासी संसार का जो सामाजिक दबाव है उसे समाज, साहित्य, संस्कृति में बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी भाषा शब्द समूह मात्र नहीं होती। शताब्दियों से मानवीय प्रयास, श्रम, कला, कुशलता, स्वप्न, संघर्ष, सहजीविता, सहभाग, मूल्य पद्धति का संवेद रूप है भाषा। हिंदी की नई बनावट को समझने की ज़रूरत है। जीवन से प्रतिरोध खत्म होता जा रहा है। इक्का दुक्का प्रतिरोध की आवाज़ें देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के विशाल स्वरूप को देखते हुए ये सब नाकाफी सा लगता है। अधिकांशतः जिन्हें भाषा के न्यूनतम अनुशासन का न ज्ञान है न समझ है, वो सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के चैंपियन बने हुए हैं। हिंदी के लिंग, वचन, कारक, क्रियापद वगैरह के अज्ञान के बावजूद भाषा में हम ऐसों की बंदर घुड़की झेलते रहते हैं। मूर्खता का आत्मविश्वास असाध्य है। मूर्खता का आत्मविश्वास असाध्य है। महत्वाकांक्षा लाइलाज है। सोशल मीडिया एंटी सोशल गतिविधियों का हेडक्वार्टर बनता जा रहा है। सोशल मीडिया एंटी सोशल गतिविधियों का हेडक्वार्टर बनता जा रहा है। भरपूर कालिक और कीचड़ का लुत्फ लेना देना तो वह इसमें घुसे और घुसा ही रहे। इस दलदल में आखंड फंसे को कैसे निकाल नहीं सकता। मार्क जुकरबर्ग और उनकी विश्वव्यापी टीम को जय हो। शुक्रिया। धन्यवाद सर। हमने पढ़ा है, अकबर इलाहाबादी ने लिखा है कि जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और जैसा कि सर ने जिक्र किया है कि आज मीडिया बदल गया है, उसकी भाषा बदल गई है, उसके तेवर और उसका चेहरा बदल गया है, तब न्यू मीडिया एक नए चेहरे के रूप में हमारे सामने आता है, जहां हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनी हदों में पूरा कर सकते हैं। जब मीडिया बदल रहा है, उसका चेहरा बदल रहा है और हम मीडिया के इतिहास को याद करते हैं, तो महिला पत्रकारों के लिए मीडिया कभी भी बहुत सुविधाजनक नहीं रहा। वहाँ पर भी कई तरह के भेदभाव देखे गए हैं। कई तरह के भेदभाव जो जाति की सीमा को लांघकर योग्यता को दबाते हुए उन्होंने सामना महिला पत्रकारों ने किया है। हमारे बीच सर्वमित्रा जी मौजूद हैं। वे जब बोलेंगी तो साहित्य और पत्रकारिता के इस पहलू को भी छुएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं सम्मान के साथ में सर्वमित्रा सुरजन जी को आमंत्रित करता हूँ। जी जी। मंच पर उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार और सभा में मौजूद
सभी लोगों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। मुझे संक्षिप्त बोलने कहा गया, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूँगी भी। मुझसे अभी एक जो आग्रह हुआ है कि महिला पत्रकार होने के नाते मैं क्या महसूस करती हूँ, इस पर भी मुझे बोलना है। तो इस मामले में मैं बहुत प्रिविलेज, मतलब मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मैं पत्रकारिता के माहौल से, परिवार से आई हूँ, जहाँ मुझे कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, जो मैं अपने साथी महिला पत्रकारों को देखती हूँ तो ज़रूर उनके बारे में मैं कुछ कहूँगी। बहरहाल, पत्रकारिता और साहित्य आज का ये जो विषय है, इस पर अपने विचार रखना मेरे लिए वैसा ही है जैसे अपने घर परिवार के बारे में बात करना, क्योंकि जब से मेरी आँख खुली है तभी से इन दोनों से मेरा रिश्ता जुड़ा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जिस भरे पूरे संयुक्त परिवार में मेरा लालन पालन हुआ, माता पिता दोनों पक्षों के ढेर सारे रिश्तेदारों के बीच, उसमें पत्रकारिता और साहित्य भी हमारे साथ रिश्तेदारों की तरह ही मौजूद रहे। जब सुबह की चाय जब होती थी, बाबूजी यानी मायाराम जी और मेरे पिता ललित जी, जिनको हम दादाजी बोलते थे, तो बाबूजी और दादाजी जब चाय पीते थे तो साथ में रखे होते थे ढेर सारे अखबार, और उन अखबारों में क्या छपा है, क्या नहीं छपा है, किस खबर को किस तरह से ट्रीट किया गया है। अगर इंदिरा गांधी की हत्या हुई या राजीव गांधी की जो हत्या हुई है, उस पर आज किस तरह का कवरेज जाना है, कौन सी हेडिंग लगनी है, संपादकीय किस तरह का हो, तुरंत इवनिंग बुलेटिन है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद निकालना ज़रूरी समझा बाबूजी ने, तो शाम को वो बुलेटिन हमने निकाला और उसका शीर्षक दिया था एक और गांधी की शहादत। मेरा ख्याल है मैं 6वीं कक्षा में थी, लेकिन तब भी मुझे ये समझ में आ गया था कि कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई है जिसको इतना व्यापक, और वो हमारा इवनिंग बुलेटिन वो हाथों हाथ बिक गया था। तो कहने का ये मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस, अगर बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उस समय देश का क्या माहौल था, और उस समय अखबारों में पत्रकारों को किस तरह संवेदना के साथ और संतुलन के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए और घटनाओं की तथ्यपरक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ये सारी बातें घर में हुआ करती थी, तो ये सहज ही हम सीखते गए, मतलब इसके लिए कोई अलग से मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और यही चीज़ साहित्य के बारे में भी लागू होती, क्योंकि बाबूजी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के आजीवन वो अध्यक्ष रहे, और घर पर, मतलब याद भी नहीं है कि बाबूजी के साथ बचपन से कितने सारे रचना शिविर और प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन या काव्य गोष्ठियाँ, उसमें हमारी सहभागिता, मतलब हम देखते रहे। घर पर बाबा नागार्जुन आते थे, वो बुला रहे हैं प्यार से, तो हमको उनकी खिचड़ी दाढ़ी से डर लग रहा है, हम भाग रहे हैं। परसाई जी हमारे लिए बाबूजी के बेस्ट फ्रेंड थे, हमें नहीं मालूम कि वो कितने बड़े व्यंगकार हैं या दुनिया उनको किस तरह से देखती है। हमारे लिए तो ये बाबूजी के बेस्ट फ्रेंड है, जैसे हमारे कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हम उनको उस तरह से देखते थे। पर उनसे भी बातें करते करते जाने अनजाने कितनी सारी बातें सीखने में आ गई, पता ही नहीं चला। पत्रकारिता की बात मैंने की कि जब सुबह की चाय के वक्त अखबारों पे जो चर्चा होती थी, शाम को जब खाने पे बैठते थे तो बाबूजी के साथ हम सारे बच्चे घर के जितने थे, हम एक ही थाली में भोजन किया करते थे। और उस समय खाने की मेज पर हरिशंकर शुक्ल, जिनको गुरुजी बोलते थे, प्रभाकर चौबे वो होते थे, कभी खैरागढ़ से रमाकांत श्रीवास्तव आ गए, वो हुआ करते थे। और उन लोगों के बीच जो भी चर्चाएं होती थी कि ये कविता कैसे, या विनोद भाई ने आज क्या लिखा, अब उनका कौन सा नया काव्य संग्रह आने वाला है, तो है ना, हम विनोद कुमार शुक्ल, बड़ा नाम, लेकिन हम भी उनको विनोद भाई बोलते, पता नहीं क्यों बोलते थे, लेकिन बोला करते थे। तो इस तरह से, और उनकी कविताएं सुनते पढ़ते घर पर, जब मुझे याद है दूरदर्शन पर एक आया था, ये जो है ज़िंदगी, नया नया वो शुरू हुआ था, हफ्ते में एक बार आता था, और कॉमिक उसमें वो रहती थी, मतलब व्यंगात्मक सटायरिस्टिक उसका वो होता था पहलू। तो रमाकांत श्रीवास्तव, रमाकांत चाचा जी जिन्हें मैं कहती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी इस पर कुछ लिखो, एक व्यंग लिखो। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं भी लिख सकती हूँ, मतलब क्योंकि तुकबंदियाँ करना शुरू कर दी थी, तो ऐसा लगा कि अच्छा हम भी कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह एक प्रोत्साहन मिलता रहा और एक सलीका, एक सहज समझ जो है वो विकसित होती रही। तो पत्रकारिता और साहित्य, इस पर बात करना, मैंने जो शुरू में बात कही कि मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मैं, और अभी जो मैंने आप लोगों से अपने ये निजी अनुभव साझा किए, तो इसमें ये नहीं कि मैं किस माहौल से आई हूँ इसलिए बल्कि मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारा जो माहौल है, इससे पहले का जो सत्र था उसमें शशांक जी ने और राजेश बादल जी ने ये जो बातें कही थी
कि अब वो किताबों वाला माहौल नहीं है, और उसमें हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए भी ये बहुत आसान होता था, हमारे बड़ों के लिए, बाबूजी और दादाजी के लिए, वो हमको बोल सकते थे कि अच्छा तुम्हारा खाना हुआ, अब तुम चले जाओ, जाओ कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। लेकिन नहीं, वो हमको बैठाते थे अपने साथ ताकि हम भी वो बातें सुने, समझें, और दुनिया की समझ जो है वो हम में विकसित हो। गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हमको देशबंधु की समृद्ध लाइब्रेरी है, वहाँ बैठा दिया करते थे कि बैठ के पढ़ो, किताबें पढ़ो। तो प्रेमचंद से लेके इंद्रजाल कॉमिक्स तक सारा कुछ, अमर चित्र कथाएं और सब कुछ वहाँ पर हमने पढ़ा। और वो सोवियत संघ की उस समय प्रोग्रेस पब्लिकेशन की किताबें आया करती थी, वो चिकनी किताबें अभी भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी लिखी, और उसमें एक सबसे सही बात जो समझ में आई कि कुछ भी हो जाए, जीवन में आपको संतुलन बनाए रखना है। जीवन में यानी जो हमारा जीवन है लेखन का, पत्रकारिता का, उसमें आपको संतुलन कभी भी नहीं खोना है। आज जब मैं देखती हूँ पत्रकारों को, हर पत्रकार किसी न किसी गुट का बन गया है। गोदी मीडिया जैसे विशेषण जब अगर हमारे इसमें आ गए हैं तो ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और यही चीज़ अब साहित्यिक बिरादरी पर भी लागू होने लगी है। अलग अलग अभी अब लिटरेचर फेस्टिवल होने हैं, लिट फेस्ट जिन्हें कहा जाता है। फिर वहाँ पे सेलिब्रिटी साहित्यकार भी होते हैं, सेलिब्रिटी पत्रकार भी होते हैं, तुम मुझे बढ़ाओ मैं तुम्हें बढ़ाऊँ, और सब एक दूसरे को बढ़ाते हैं, तारीफ़ें करते हैं। परसाई जी तो पहले भी ये कहा ही करते थे कि मतलब जिस तरह से पुरस्कार दिए जाते हैं आजकल कथाएं लिखने पर, यानी अपनी किताबों के लिए किस तरह से पूरी गुटबाजी की जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं अब हमारे ये जो दो, पत्रकारिता और साहित्य, दोनों ही जो समाज से जुड़े एक जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो गुटबाजियाँ हैं, इनमें जो असंतुलन पैदा हो रहा है, इनमें जो पक्षधरता हावी हो रही है, पत्रकार का काम जनहित और देश हित में अपनी बातों को रखना है, न कि अपने हित में। लेकिन अब ये हो रहा है कि मेरा काम किससे सधरा है, मैं उसकी बात करूं। और पत्रकारों में एक एक शरण जो है वो बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। बाकी बात जो है कि एक साहित्य जो अभी मैथ्यू अर्नोल्ड का जिक्र किया था विजय राय जी ने, कि बिल्कुल सही बात है कि पत्रकारिता जो है वो जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है। हमें जब लिखना होता है कि अभी एक घटना हो गई है और इस पर तुरंत अगर 1200-1500 शब्दों का अगर एडिटोरियल लिखना है तो बहुत जल्दी में सारे पहलुओं को समेटना पड़ता है। लेकिन उस समेटने में संवेदना कहीं न छूटे। अभी हम जब देख रहे हैं इजराइल का जो हाल है, यूक्रेन का जो हाल है, रशिया का जो हाल है, या हमारे अपने देश में अगर हम मणिपुर की बात ना करें और हम इजराइल में या अमेरिका में अगर किसी अश्वेत पर जो कुछ जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम उस पर लेकर चिंतित हैं, हैशटैग चला दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन असल में अपने देश में क्या हो रहा है इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, या अगर हम बोलने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं तो फिर माफ़ कीजिए, हमको खुद को पत्रकार या साहित्यकार कहने का भी हक नहीं है। पत्रकार और साहित्यकार को तो बिल्कुल हिम्मत के साथ अपनी बात रखना आना चाहिए। और ये नहीं कि आपकी हिम्मत वो दुस्साहस इस तरह का नहीं हो कि आप ज़बरदस्ती किसी को इंगित करें, किसी को निशाने पर लें, या किसी को नीचा दिखाने के लिए वो करें। जो भी बात है उसको तथ्यों के साथ अपने रखें। न्यूज़ और व्यूज़ दोनों में एक संतुलन बना रहे, और संवेदना वो जो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रही है, और इस संवेदना के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण मेरा ख्याल है यही है कि जो बहुत, जिसको हम सूचना क्रांति बोलते हैं, कि बहुत तेज़ी से घटनाएं बदल रही हैं। अभी मणिपुर को जलते हुए मेरा ख्याल है साल भर से ऊपर हो गया, पिछले साल मई की बात है। लेकिन अब हमको लगता है कि ठीक है, वहाँ के हाल तो वैसे ही हैं, अब इस बीच कोई दूसरी घटना आ जाएगी, अब उधर उत्तराखंड के जंगलों में आग लग जाएगी तो हमारा ध्यान उस पर चला जाएगा। कल को फिर कुछ और दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन होगा, नीट के एग्ज़ाम में धांधली होगी तो हमारा ध्यान उस पर चला जाएगा। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जो पिछली बातें हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर साहित्यकार जो हैं वो हमारा ध्यान वो बताते हैं। जब वो साहित्यकार बहुत जल्दी में नहीं भूलते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। और मेरा ख्याल है पत्रकार और साहित्यकार एक ही सिक्के के दो पहलू ही हैं। जैसे मुझे याद है जब हम जैसे पत्रकार की नज़र होती है कि
आम लोग जो होते हैं ना, समाज का जो सामान्य वर्ग जो है, वो बच्चे अगर काम पर जा रहा है तो हम देखते हैं कि ठीक है बच्चा काम पर जा रहा है, लेकिन एक पत्रकार जो होगा तो वो ये सोचेगा कि ये बाल श्रम है, ये बच्चा काम पे क्यों जा रहा है। वहीं राजेश जोशी जैसे जो कवि हैं वो ये देखेंगे, वो ये सवाल उठाएंगे कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। तो ये फर्क होता है समाज के सामान्य और सामान्य से अलग। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पत्रकार और साहित्यकार कोई अलग दुनिया से आए हुए लोग हैं, हम इसी दुनिया के होते हैं, लेकिन बस दृष्टि का फर्क होता है, नज़रिए का फर्क होता है। और यही नज़रिया जो है हमें हमसे ये उम्मीद समाज को ये देता है कि हम जो गलत बातें हैं उनको उजागर करें और उनको सही तरीके से क्या होना चाहिए, क्या आदर्श स्थिति है, यूटोपिया जो जिसको हम कहते हैं कि आदर्श वो कभी भी बन तो नहीं सकता, लेकिन उसकी कोशिश होती रहनी चाहिए। यही पत्रकार का भी काम है और यही साहित्यकार का भी काम है। और संक्षिप्त में मैं आखिर में एक बात अपनी रखना चाहूँगी, महिला पत्रकारों की जो बात है, तो ये बायस तो ये पक्षपात तो हमेशा से रहा है। महिलाओं को कितनी भी बातें हम कर लें, ये एक कड़वा सच है जो मान ही लेना चाहिए कि महिलाएं कहीं ना कहीं पक्षपात का शिकार होती ही हैं, चाहे हम पत्रकारिता की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, हर जगह ये होता है। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो इस मामले में मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। पत्रकारों का नज़रिया वो किस तरह से अभी भी बहुत उसमें सुधार की ज़रूरत है। मुंबई की एक घटना हुई थी, उसमें एक लड़की जो है वो शराब पी के रात को हंगामा मचा रही है, तो वो प्राइम टाइम में वो खबर आई कि युवती ने नशे में हंगामा किया और पुलिस ने उसको पकड़ा। तो मैंने फिर ये अपने अगले दिन मैंने संपादकीय लिखा, तो फिर मैंने ये सवाल किया कि ठीक है शराब पीना बुरी बात है और हंगामा करना और भी बुरी बात है, लेकिन इस देश में तो हज़ारों पुरुष रोज़ाना इसी तरह शराब पीकर हंगामा करते हैं, तो कितने बार ये खबर प्राइम टाइम में आती है। तो सवाल आपके नज़रिए का है, क्योंकि जो चीज़ नहीं हो रही है अगर वो हो गई तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है कि अगर किसी महिला ने शराब पीकर हंगामा किया। गलत बात यह है कि शराब पीकर हंगामा हुआ, चाहे वो पुरुष करे या महिला करे, फिर उसको खबर को उसी तरह से देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका दृष्टिकोण जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि अपनी बात मैंने रख दी, कुछ खास मेरे पास और कहने को नहीं है। जो कुछ विजय राय जी ने कहा कि किस तरह से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर, और मैं मायाराम सुरजन और ललित सुरजन तक नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने पत्रकारिता और साहित्य दोनों को एक साथ जो लेकर चले। देशबंधु में जहाँ तक बात हो रही है कि अखबारों में या पत्रिकाओं में, मतलब हमने तो अक्षर पर्व पत्रिका में निकालती रही, ललित जी ने उसको शुरू किया था और काफ़ी वर्षों तक फिर मैंने उसका संपादन किया, इसलिए मैं उसको कह सकती हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ हमने साहित्य को जगह दी। और अभी भी हमारी कोशिश रहती है कि देशबंधु में हर हफ्ते हम एक पृष्ठ जो है वो साहित्य के लिए रखें। और बहुत लंबे वक्त तक हम देशबंधु में संपादकीय के नीचे कविता भी दिया करते थे। मकसद यही था कि किसी न किसी तरह संवेदनाओं को जिंदा रखा जाए, चाहे वो कविता के माध्यम से आए, कविता कहानी के माध्यम से आए, या कि फिर हमारी रिपोर्टिंग के माध्यम से आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और पत्रकारिता की आपसदारी की बात कर रही थी, मुझे याद आता है कि जो जो अखबारों में साहित्य की जगह सिमटती गई, अखबार खुद सिमटते गए। और अखबारों में यदि साहित्य बचा है तो अखबारों की विश्वसनीयता बची है, ये फख्र के साथ कहा जा सकता है। हमारे बीच बतौर वक्ता डॉक्टर मेहताब आलम मौजूद हैं। ये मध्य प्रदेश की पत्रकारिता का वो चेहरा है जिसने अपनी लेखनी में संवेदनशीलता सिर्फ इसलिए बचा रखी है कि ये उर्दू के बेहतरीन शायर भी हैं। मैं मेहताब जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये खुशी का मौका है और एक ऐसा मौका है जिसके लिए मैं वो तमाम शब्द साधकों का जो यहाँ पर भोपाल, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग कोशों से आए हैं, उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। और ये कहना भी चाहता हूँ कि जो काम मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने किया है, ये कदम एक मार्गदर्शी है और इसे दूसरी भाषाओं के लोगों को भी अपनाना चाहिए।
क्योंकि कल ही मेरी उर्दू भाषा के कई लोगों से बात हुई कि आप लोग भी कार्यक्रम करते हैं क्या, दूसरी भाषा के लोगों को या हिंदी साहित्यकारों को अपने यहाँ मंच पर ये जगह देते हैं। जिस तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन के लोगों ने अपना बड़ा दिल करते हुए आपको बुलाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मंच पर हमारे अध्यक्ष महोदय विष्णु नागर जी, विजय राय जी, हरीश पाठक जी और मैडम सुश्री शर्मिता सुरजन साहब, हम भारत में पत्रकारिता की जब से बात करते हैं, मैं अगर बात शुरू करूं कि उस अखबार से जो संबत कमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा वहाँ से जो जारी किया गया था, उनके वहाँ से लेकर आज तक की जो पत्रकारिता है, हम जामे जहानुमा की बात करें या दूसरे अखबारों की बात करें, उस वक्त साहित्य ज़्यादा होता था, खबर कम होती थी। लेकिन समय के साथ साथ अब खबरें ज़्यादा होती हैं, अदब साहित्य कम होता है। अब ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव में समाज के प्रति, समाज के लिए एक साहित्यकार की और एक सहाफ़ी की, एक पत्रकार की अपनी जिम्मेदारियां क्या है, भूमिका क्या है, उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। हमारे दो वक्ताओं ने जो पहले बात कही, मैं उस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि समय बदला है, नज़र बदली है और नज़रिया भी बदला है। और अगर मैं ये कहूँ कि सहाफ़ियों को कहाँ हाल दिल सुना बैठे, ज़रा सी बात को कई ज़ावियों से लिखेंगे। इस ज़रा सी बात को जो कई ज़ावियों से लिखने की बात है, इसमें लोगों का अपना अपना जो हित जुड़ा हुआ है, यही हमारे लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अब सहाफ़त मिशन से प्रोफेशन हो गई है, और जो चीज़ प्रोफेशन है तो उसमें अपनी ज़रूरत भी जुड़ी है। जहाँ पर ज़रूरत होती है तो माफ़ कीजिएगा, हमें वहाँ पर लोगों को उस आत्मा की बात करने की आप छोड़ दीजिए जो हम पहले अपने बुज़ुर्गों को देखते हुए आए। अगर हमने गणेश शक्कर विद्यार्थी जी को पढ़ा है तो वहाँ पर जो पत्रकारिता होती थी, वो पत्रकारिता की हमें यहाँ पर इस वक्त उम्मीद नहीं करनी चाहिए जिस समय में हम जी रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि अगर आपको 77 हमारे बड़े ने देखा है, उस वक्त इंदिरा गांधी सिर्फ ये चाहती थी कि पत्रकार कुछ झुक जाए, लेकिन अब तो पत्रकार दंडवत है सत्ता के सामने। तो क्या हम समझें कि 77 वाली पत्रकारिता हो सकती है? और अगर नहीं है तो फिर उसके लिए जो ज़रूरतें बदल रही हैं, क्योंकि पहले प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जगह नहीं थी। रेडियो आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाने की चीज़ें हैं, वहाँ पे साहित्य तो है ही नहीं। दिन भर को आप उठा के देखिए, मैं खुद साहित्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे साहित्य के लिए कोई जगह नहीं। कल भी मैं अपने कई पत्रकार साथियों से कहा कि यार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है 3 दिन का, क्यों ना चल के कुछ चीज़ों को दिखाया जाए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसमें टीआरपी नहीं आएगी। अब टीआरपी नहीं आएगी तो क्या सब कुछ टीआरपी पे डिपेंड करेगा? परसेप्शन को बदलना होगा, हमें चीज़ों को देखने का नज़र और नज़रिए को बदलना होगा। हमें समाज की ज़रूरतों को सामने रखकर बात करनी होगी। समाज की ज़रूरतें क्या हैं, समाज किस रास्ते पर जा रहा है, और हमें ये भी सोचना होगा कि वो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं या राजधानी में बैठे हुए जो लोग हैं, जो सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, क्या उन्हीं के इशारे पर हमारी कलम चलेगी या हमारी कलम की ज़रूरत कुछ और है? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम शब्द सार्थकों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना, तब हम हाथ में कलम तो रखना चाहते हैं लेकिन हाथ को कलम नहीं रखना चाहते, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक डर है कि अगर ऐसा हमने किया तो जेल की सलाखों के पीछे कौन जाएगा। अगर हम जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे तो क्या हमारे परिवार की मदद होगी? अगर नहीं होगी तो फिर क्या हमने इसका ठेका लिया है कि हम समाज सुधारण करें? ये जो विषय है ये हमारी सोच को बदलता है, और इस सोच ने हमें इस तरह की उस पर मार्ग दोराहे पिलाकर खड़ा कर दिया है कि हम वो साहस ही नहीं जुटा पाते जो साहस हमारे बुजुर्गों ने, हमारे
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने जो कदम उठाया था, हम अगर उस रोशनी से कुछ लेना चाहते हैं, वो रोशनी जो माखनलाल चतुर्वेदी के कलम से हमें मिलती है, तो हमें खुद से कुछ कदम उठाना पड़ेगा। कुछ समाज की ज़रूरतों के साथ साथ अपनी ज़रूरत में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम अपनी ज़रूरतों में परिवर्तन करेंगे तो हम ये कहने के लिए मजबूर होंगे कि ये जो समाज का जो आईना है, उस आईने में अगर हम समाज का चित्र और चरित्र देखना चाहते हैं तो हम खुद कहाँ पर खड़े हैं, हम खुद कहाँ पर खड़े हैं। हमारे कलम से जो शब्द निकल रहे हैं, क्या वो शब्द उसके लिए हैं? क्या वो उसके लिए लिखा जाना चाहिए था? जब हम पत्रकार ये कहता है कि लहू लुहान किया इश्क के फसाने को, कलेजा चाहिए खबरों से दिल लगाने को, लेकिन खबरों से दिल कौन लगा रहा है? खबर पहले खबर छपती थी और अखबार बिकता था, अब अखबार बिक जाता है तब खबर छपती है। ये जो बड़ा परिवर्तन आया है, इसने हमें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन जैसा कि पंकज शुक्ल ने कहा कि अभी भी हमें विश्वास है, हम रात को खबर देखकर सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो फिर खबर देखना चाहते हैं। खबर इसलिए देखना चाहते हैं कि अभी हमारा भरोसा अखबार पर बाकी है। हम अपनी नज़रिए से उन अखबारों को तलाश करते हैं जिसमें हमारी अपनी संवेदना, हमारा अपना दर्द हमें मिलता है, और हमें चाहते हैं कि काश सभी लोग इस तरह से सोचते तो समाज का चेहरा भी बदलता और अदब में जो चीज़ें हम देखना चाहते हैं वो चीज़ें भी हमें देखने को मिलती जो हमारे पत्रकारिता में अब देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अदब जो कुछ भी लिखा जा रहा है, चाहे हिंदी भाषा में लिखा जाए, उर्दू भाषा में, या हमारी भारत की दूसरी भाषाओं में जो कुछ भी अदब लिखा जा रहा है, क्योंकि अखबार में अब 2 कॉलम 3 कॉलम या 4 कॉलम में हमें निपटाना है। जिस तरह से हमारे बड़े भाई ने कहा कि भाई जल्दबाजी में लिखा हुआ साहित्य है, पत्रकारिता की ज़रूरत और है, वहाँ पर समय कम है, स्पेस कम है, लेकिन वो बातें जो हम अखबार में नहीं लिख सकते, वो बातें हम अपने लेख में तो लिख सकते हैं, लेकिन लेख को जब अखबार में जगह मिलेगी, पत्रिकाओं में जगह मिलेगी, तभी तो लिखा जाएगा। जब वहाँ पर जाने के बाद उसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा तो वहाँ पर पत्रकार भी नहीं, उस कलमकार का भी दिल टूटता है कि यार मैंने लिखा था और उसको जगह नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेहताब जी, और ध्यान आकृष्ट किया है। दरअसल साहित्य यदि समाज का दर्पण है तो आज की पत्रकारिता भी समाज का दर्पण हो गई है। सर्वमित्रा जी ने एक सलाहियत की बात कही थी, जिस तरह से एक परिवार में परवरिश होती है साहित्य और अखबारों के बीच में। आज जब घर में अखबार नहीं है, साहित्य नहीं है, तो बच्चे साहित्य और पत्रकारिता के महत्व को भी नहीं जानते हैं। यही वह कारण है कि जब संकट का समय होता है तो हमें वर्षों पुराना नई दुनिया द्वारा किया गया प्रयोग याद आता है। हम पत्रकारिता की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं तो धर्मयुग याद आता है, लेकिन उसके बाद आज टेलीग्राम के अलावा कोई और देशबंधु जैसे कुछ अखबार के अलावा कोई अखबार याद नहीं आते जो आज के समय को अपने यहाँ उकेर रहे हों। क्या चिंताएं हैं और क्या इनके समाधान हो सकते हैं, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए मेरे सम्मान के साथ में हरीश पाठक जी को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और अपनी बात करें। आदरणीय मंच और सम्मानित श्रोतागण, आज इस वक्त इस सभागार में मैं बहुत भावुक हूँ और अपनी बात की शुरुआत आभार से करूँगा। आभार पलाश सुरजन साहब को कि उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के इस जलते हुए विषय पर मुझे आमंत्रित किया, और कल रात से इस विषय को जब जब मैं याद कर रहा था, 2 पवित्र चेहरे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, वे कल से आज तक अब तक मेरी चेतना को बार बार झकझोर रहे हैं। एक कमलेश्वर जिन्होंने हरीश कुमार पाठक दीगर को हरीश पाठक बनाया, कहानी मेरी मूल विदाय है, और एक डॉक्टर धर्मवीर भारती, जब मैं दिल्ली में दिल्ली प्रेस की मुक्ता मैगजीन का संपादक था, 8 साल तक प्रभारी था, तो एक पद्मा सचदेव के घर में आयोजित एक समारोह से उन्होंने 5 मिनट मेरी बात के बाद मेरे कंधे थपथपाते हुए कहा था कि तुम बम्बई आने की तैयारी करो। और उन दोनों को याद करते वक्त मेरे शब्द लटपट हैं और आंखें गीली हैं
कि हिंदी पत्रकारिता में उन दो शिखरों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और आज वो विषय जिसको सुनने भर से लोग बचते हैं। आज बात नहीं होती साहित्य पत्रकारिता की, आज साहित्य पत्रकारिता के रिश्तों पर बात नहीं होती, आज उसके अंतर संबंधों पर बात नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि हमारा जो अतीत था, हमारा जो अतीत रहा है, वो इतना दिव्य और भव्य है कि यदि आज के खंडित वर्तमान, कलुषित और कलंकित वर्तमान पर खड़े होकर यदि हम उस शिखर को देखें, उस शिखर कलश की तरफ नजर दौड़ाएं, तो हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, हम जिस जगह खड़े हुए हिंदी पत्रकारिता में, वो साहित्य के ही महाद्वार से आई है, साहित्य के ही महाद्वार से आई है। मेरी भावुकता का एक कारण ये भी है कि आज इस सभागार में मेरे कल और आज के वे 3-4 मित्र मौजूद हैं जो मेरा अतीत भी जानते हैं, वर्तमान भी। कॉमरेड बादल सरोज, वो मेरी जिंदगी का कोमल कोना है। जब मैं जला वतन की ज़िंदगी जी रहा था, तब बादल सरोज थे जो मुझे शब्दों से और विचार से मजबूत कर रहे थे। महेश कटारे हैं, सुरेश तोमर हैं, और मेरे प्रिय मित्र राजेश बादल हैं। अपनी बात शुरू मुझे अतीत से ही करना होगी, क्योंकि कल से आज तक मैं अतीत में ही खड़ा हूँ। अतीत हिंदी पत्रकारिता का पंडित जुगल किशोर शुक्ल को जब ये एहसास हुआ कि दूसरी भाषाओं के अखबार निकल रहे हैं और हिंदी में अखबार नहीं है, तब 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड की स्थापना की, और उसके ऊपर ही लिखा आता था हिंदुस्तानियों के हित के। अखबार 18 महीने चला, लेकिन हिंदी पत्रकारिता का मील का पत्थर आज भी है। वो मंदिर है जिसके दरवाजे की पहली सीढ़ी को छूकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो यह है कि साहित्य ही पत्रकारिता में आया और अपनी संपूर्ण दिव्यता, सोच, भव्यता के साथ आया। और एक लंबी लिस्ट है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मानवराज शप्रे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, बाबूराव विष्णु पराटकर हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। ये आज़ादी के पूर्व का था। आज़ादी के बाद भी वही सत्ता हस्तांतरण हुआ अलिखित, और उसमें जो साहित्यकार थे दिग्गज, उनने पत्रकारिता की उस परंपरा को न केवल अक्षुण्ण रखा, उसे और आगे बढ़ाया। उसमें अज्ञेय हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, कमलेश्वर हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं, हिमांशु जोशी हैं, रघुवीर साय हैं। यहाँ सभागार में आदरणीय प्रयास शुक्ल बैठे हुए हैं, प्रयास जी हैं, विनोद अपने विष्णु नागर जी हैं, विनोद भारद्वाज हैं, मसूदन आनंद हैं, सर्वेश्वर दास सक्सेना हैं, मंगलेश सवराल हैं, और विश्वनाथ सचदेव हैं। तमाम सारे नाम हैं। लेकिन ये साहित्य और पत्रकारिता के जो संबंध थे, साहित्य जिस तरीके से पत्रकारिता के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचता था, भाषा थी, तेवर था, कलेवर था, फ्लेवर था, नयापन था, कैप्शन में रचनात्मकता थी, शीर्षक में रचनात्मकता थी। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें समाप्ति की ओर चली गई और आज हमारे पांव फिसलन पर जमे हुए हैं। वो लिखा रहता था सावधान आगे रफ्ता है। हमारे हिंदी पत्रकारिता में बहुत साल पहले ये आ गया था, रफ्ता है, लेकिन हम उस रफ्ता से न डरे और न वहाँ हमने आगे बढ़ते गए, लेकिन सावधानी नहीं बरती। ये देखिए कि किस तरीके के अखबार की संरचना होती थी। अखबार की संरचना बाबूराव विष्णु पराटकर जब आज निकाल रहे थे तो उन्होंने हर चीज़ में रचनात्मकता थी। जब आज निकाल रहे थे तो उन्होंने
प्रथम पृष्ठ पर प्रथम पृष्ठीय संपादकीय ये परंपरा भी वहाँ से पढ़ी। नहीं तो संपादकीय तो 8वें नंबर पेज पे जाता है, अंदर के पेजों पे जाता रहता है। प्रथम पृष्ठ पर संपादकीय लिखा अखबार का नाम आज क्यों, और उन्होंने जस्टिफाई किया कि आज अखबार का नाम क्यों, क्योंकि हम आज की खबरें दे रहे हैं, ना आने वाले कल की देंगे, ना बीते हुए कल की देंगे। और जब आज का फर्स्ट पेज जाने लगा, मास्टर्ड चला गया और न्यूज़ एडिटर जब दिखाने आया बराड़कर साहब को कि उन्होंने कहा कि ये जा रहा है सर पेज, प्रथम संपादकीय भी लग गया है, तो जब वो लौटने लगा, मुड़ने लगा, तो पराडकर जी ने उसको बुलाया, सुनो यार ये मत्थे के ऊपर का खालीपन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो संपादक था, ये मास्टर्ड के ऊपर का खालीपन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर कुछ लाइन जाना चाहिए, और आप भी सोचो और मित्रों को भी बताओ, ऐसे नहीं जाएगा, इसके ऊपर मुझे लग रहा है कुछ जाना चाहिए। और जब पेज जाने लगा तो न्यूज़ एडिटर ने कहा कि सर अब तो पेज छोड़ देते हैं, तो उन्होंने कहा आपने सोचा, आपके मित्रों ने कुछ सोचा? तो बोले नहीं, वो संपादक था, आदि संपादक। उन्होंने कागज़ निकाला, संपादक के पास एक पैड रखा रहता है न्यूज़ प्रिंट का, तो उसने निकाला और उस पर लिखा पराधीन सपने सुख नहीं। तो ये जो मास्टर्ड के ऊपर देश का बढ़ता हुआ अखबार, बिकता हुआ अखबार, सच बेच रहे हैं, फलाना ठिकाना, ये परंपरा वहीं से आई। और ये जो संपादक का मस्तिष्क विलक्षण कुछ भी अलग अलग सोचता रहता है, और इसी तरीके से हम आज एडिट पेज पे लेटर टू एडिटर की परंपरा है, और राजेश बादल जहाँ बैठे हैं, राजेश माथुर के साथ काम किया है, तो लेटर टू एडिटर नई दुनिया में जब राजेश माथुर संपादक थे तो वो खुद देखते थे और आधे पेज में जाता था, और उसमें एक प्रेमचंद नाम के सज्जन थे जो राजन जी से मिले के साथ मैं लेटर टू एडिटर लिखना तो चाहता हूँ, लेकिन लिखूँ कैसे, मेरा नाम प्रेमचंद है और लोग कुछ और समझेंगे। तो राजन जी ने कहा कि आप प्रेमचंद द्वितीय, आप लिखो प्रेमचंद द्वितीय। तो प्रेमचंद द्वितीय नई दुनिया का स्टार पत्र लेखक बन गया। और ये जो लिखने की लेटर टू एडिटर की परंपरा आई कहाँ से? जेम्स अगस्त हिकी गजट से। जेम्स हिकी में सैनिक अधिकारियों, उनकी पत्नियों, उनके वो छपते थे, तो वो जो खबर नहीं छाप पाता था तो उसको लेटर टू एडिटर में छाप देता था, और उसमें लेटर टू एडिटर ही लिखा रहता था। बाद में उसका जनवाणी और जनमानस संपादक हुए हैं, जिन्होंने ना मालिकों की मानी है और ना किसी और की मानी है। मैं गवाह हूँ धर्मयुग का, सोनिया गांधी के विवाह के लिए पुष्पा भारती को विशेष तौर पर गांधी परिवार ने आमंत्रित किया था, और सोनिया गांधी की शादी की 5-6 पेज की खबर सचित्र धर्मयुग में छपी थी, और उसके लिए गांधी परिवार ने ही उनको आमंत्रित किया था। जब ये खबर बगल में बैठने वाले प्रतीश नंदी जो इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक थे उनको पता चला, तो उन्होंने भारती जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कॉपी दे दें और धर्मयुग और इलस्ट्रेटेड वीकली में ये खबर साथ साथ छपेगी। तो वो डॉक्टर धर्मवीर भारती थे, उन्होंने कतई नहीं और कभी नहीं। ये धर्मयुग का स्पेशल पैकेज है, और गांधी परिवार ने सोनिया गांधी को स्पेशल बुलाया था, बोले हम छापना चाहते हैं, आप छापिए। लेकिन धर्मयुग के बाजार में आ जाने के 2 सप्ताह बाद ये थी संपादक की सत्ता, ये थी संपादक की सत्ता कि विशाल भारत के जब संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी और उसके मालिक थे रामानंद चटर्जी। रामानंद चटर्जी सूरत में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए, और उनके अपने अखबार में उनके अध्यक्ष चुनने की कोई खबर नहीं थी। जब 3 दिन बाद अधिवेशन के बाद आए बनारसी रामानंद चटर्जी, तो उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक को कैबिन में बुलाने की परंपरा नहीं थी मालिकों की, मालिक संपादक के कैबिन में जाता था। रामानंद चटर्जी मालिक विशाल भारत के, बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक विशाल भारत के,
तो रामानंद जी गए उनके पास, बनारसी दास जी के पास। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे सूरत के अधिवेशन की खबर नहीं है। तो बनारसी दास जी ने कहा नहीं छापी। बोले क्या आपको नहीं लगा कि उस इतने बड़े अधिवेशन की खबर छपना? पर नहीं, मैं आपके विचार और विचारधारा से सहमति नहीं रखता, और जब मैं नहीं रखता सहमति तो मैं वो खबर नहीं छापूंगा। तो रामानंद चटर्जी मालिक उन्होंने कहा कि तब मुझे क्या करना होगा? तो संपादक ने बोला कि तब आपको विज्ञापन के तौर पर अपनी खबर छपवाना होगी। अब बोले यदि विज्ञापन ना दूँ तो बोले आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं देखता हूँ। और 2 दिन बाद मालिक की खबर संपादक ने लेटर टू एडिटर वाले पेज पर छापी। लेकिन आज रीढ़विहीन संपादक है, संपादक सोच नहीं सकता, वो ब्रांड मैनेजर से डरता है। और अंग्रेजी और बाजारवाद इसका हावी है कि नवारा टाइम्स के फर्स्ट पेज पे खबर छपी थी, कोल स्कीम में 5 अरेस्ट। नवारा टाइम्स बम्बई के फर्स्ट पेज पे ये खबर थी, और हिंदुस्तानियों का और हिंदी भाषियों का अखबार लिखता है। वहाँ एक मारवाड़ी जो कविताओं का पुरस्कार देता है, और वहाँ का स्थानीय संपादक जो उस कमेटी में है, जब मारवाड़ी मर जाता है तो फर्स्ट पेज पे 4 कॉलम की खबर छपती है, और संपादक विशेष संपादकीय लिखता है। और सागर सरहदी मरते हैं तो 12 नंबर पेज पे 4 लाइन में खबर छपती है, और नरेंद्र कोहली मरते हैं 12 नंबर पेज पे उनकी भी 7 लाइन की खबर छपती है। ये है हिंदी पत्रकारिता का मौजूदा चेहरा। हम शर्म और गर्व के जिस चौराहे पर खड़े हुए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ दुख है, पश्चाताप है, और एक फिल्मी गाना है कि ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते। शुक्रिया। धन्यवाद सर। दादा मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे कब सभी, आओ मिलकर विचारें। यह है कि अतीत और ये जो गर्व और शर्म का चौराहा है और इस विषय को रखा है, तो वह इसीलिए रखा होगा कि इस सत्र की अध्यक्षता विष्णु जी कर रहे हैं। विष्णु जी संक्षिप्त में जितनी मार अपने व्यंगों में और लघु कथाओं में मारते हैं, उनका उद्बोधन भी उतना ही प्रेरक होगा। मैं सम्मान के साथ विष्णु जी को आमंत्रित करता हूँ। मित्रों, अभी बहुत से वक्ताओं ने जो बात कही, उससे ऐसा एहसास होता है कि हिंदी पत्रकारिता का अतीत बहुत सुनहरा था, और सारा पतन जो है पिछले कुछ सालों में आ गया। लेकिन जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और दिल्ली से की थी, तो मैं अखबार का नाम लेके कहता हूँ कि नवभारत टाइम्स बम्बई और नवभारत टाइम्स दिल्ली में मुश्किल से 2-4 पत्रकार थे जो पढ़े लिखे, बाकी परले दर्जे के अनपढ़ थे, जिन्हें कुछ पता नहीं था दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे दर्जनों पत्रकार थे, कोई मतलब ऐसे लोग पत्रकार बन गए कि एक सेठ जी के यहाँ वो जाते थे और कथा बाँचते थे। तो सेठ जी को उनका कथा बाँचना पसंद आ गया, उन्हें पत्रकार बना दिया। ऐसे 50 किस्से हैं जो दिल्ली नवभारत टाइम दिल्ली में तमाम वो लोग जो डालमिया की एक बैंक के असफल हो जाने के बाद वहाँ जो क्लर्क थे, वो सब जो है यहाँ पत्रकार बना दिए गए। और अगर मैं सही हूँ, मुझे जैसा बताया गया, तो हमारे महान पत्रकार जो नवभारत टाइम्स के थे, अक्षय कुमार जी, लोग लगभग 17 साल तक हमारे संपादक रहे, उनके बारे में भी ये था कि वो भी उस बैंक में क्लर्की कर रहे थे। और ऐसे लोगों से, चूंकि खुद जो है हमारे संपादक बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनको पत्रकारिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने तमाम ऐसे लोगों को भर्ती किया जो उतने ही खराब थे, और उस अखबार में एक किस्म की अराजकता थी। हाँ, इसका ये फायदा जरूर हुआ
कि हमारे जो मित्र हैं इकबाल रेड्डी, जो हमेशा से क्रांतिकारी रहे हैं, तो वो ऐसे लोग भी जो है अपनी चप्पल में बहुत सी चीज़ें चला देते थे। कोई जनसंघी है वो अपनी चीज़ चला देता था, कोई कांग्रेसी है वो अपनी चीज़ चला देता था। तो इस तरह की खबरों की थोड़ी विविधता रहती थी, लेकिन कुल मिला के ये अखबार जो है बहुत रद्दी, बहुत बुरा अखबार था। तो ये मेरे पत्रकारिता के दिनों की शुरुआत की बात है। अगर नवभारत टाइम्स को कोई प्रतिष्ठा पहली बार जीवन में मिली थी तो राजेंद्र माथुर के बाद जाने के बाद मिली, और वो प्रतिष्ठा ऐसी थी कि अंग्रेजी के संपादक भी नवभारत टाइम्स पढ़ते थे। और जहाँ तक साहित्य से रिश्ते की बात है, आप सब जानते हैं, एक खुली हुई खबर है कि शरद जोशी का जो व्यंग का कालम था, हालांकि आज आप उन सारे व्यंगों को पढ़े थे, उसमें कोई बहुत कम चीज़ें बहुत ढंग की मिलेंगी, मतलब आज की तारीख में बहुत अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी इसमें, लेकिन उस समय के अपने समय को संबोधित कर रहे थे। इसलिए सब जानते हैं कि नवभारत टाइम्स का अखबार खोलने के बाद पहला पेज नहीं पढ़ा जाता था, सबसे आखिरी पेज पढ़ा जाता। तो हमेशा जो है हिंदी पत्रकारिता बहुत अच्छी नहीं रही है, और आज भी वो उतनी ही बुरी है। इसका इतिहास जो कि बहुत महान नहीं रहा, मतलब आज़ादी के पहले का जरूर रहा, जैसे कि हम किस्से सुनते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जो पतन की शुरुआत हुई है वो हो गए कुछ अखबार थे, जैसे कि मैंने बचपन में नई दुनिया पढ़ा इंदौर का, सच में बहुत अच्छा अखबार था, खबरों की दृष्टि से बहुत खराब अखबार था, कुछ नहीं इतना था। कलेक्टर साहब जो है वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो उनकी खबर जो है 20 बार छपती थी कि आज भला संस्था जो है कलेक्टर साहब का सम्मान कर रही है, और नए कलेक्टर साहब या इवन जो है बैंक के जो है वो मैनेजर आता था, तो उसकी खबरें भी बहुत छपती थी कि उनका स्वागत किया जा रहा है, या पुराने बैंक के मैनेजर को विदाई समारोह हुआ। लेकिन उसका जो संपादकीय पृष्ठ था वो पहले दर्जे का अखबार था, और अगर वो अखबार वो नहीं होता तो न तो मेरे जैसे लोग लिखने पढ़ने की ओर उन्मुख हो पाते, न साहित्य को समझ पाते, न पत्रकारिता को समझ पाते। तो और ऐसे बहुत से, मुझे याद है कि देशबंधु, जब मैं नवभारत टाइम्स दिल्ली में काम करता था, तो तब देशबंधु का अखबार वहाँ 3 या 4 दिन बाद पहुँचता था, और मैं उन पुराने अखबारों को पढ़ता था, क्योंकि उस अखबार ने ग्रामीण पत्रकारिता का एक कीर्तिमान स्थापित किया। हाँ, ग्रामीण पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था, और उसकी मुझे क्या लेना देना भाई, आपके छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज़ें वो इतने मानवीय ढंग से लिखी जाती थी कि मुझे 6 दिन पुराना या 4 दिन पुराना अखबार पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से अखबार भी बहुत अच्छे, प्रभात खबर के बारे में सुनते हैं, कुछ पढ़ा भी है कि वो भी एक दौर में बहुत अच्छा अखबार निकला। लेकिन हिंदी पत्रकारिता का जो खास तौर पर जो कमर्शियल पत्रकारिता है, उसका बहुत अच्छा अतीत, मतलब खासतौर पर आज़ादी के बाद का न बहुत अच्छा अतीत रहा है, और न आज वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आज देखिए, कम से कम कुछ अच्छाई जो थी उसकी चर्चा भी हम करें, और ख़ासतौर पर ये चीज़ें तब ज़्यादा आई जबकि जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी थे और नवभारत टाइम्स के संपादक राजेंद्र माथुर थे। तो किताबों की चर्चा उन अखबारों में होती थी। आज किसी अखबार में आज के हिंदी पाठक को ये पता भी नहीं चलता कि हिंदी की किस विषय की कौन सी श्रेष्ठ किताब आएगी। किताब नाम की चीज के लिए जगह ही नहीं है। और जबकि हमारे प्रकाशक फल फूल रहे हैं, कैसे फल फूल रहे हैं सब जानते हैं कि सरकारी खरीद की उन्होंने अपना जाल बिछा रखा है और उस तरह चीज़ों को बेचते हैं। तो उनकी कोई दिलचस्पी जो है हमारे अखबार, यानी आप आज भी अंग्रेजी के अखबार देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, हिंदू देख लीजिए, यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, उसमें आपको
अंग्रेजी की किताबों की चर्चा मिलेगी, कम से कम पता तो चलता। अंग्रेजी के बुद्धिजीवियों के बारे में बातचीत मिलती है, कभी कभी तो हिंदी के बुद्धिजीवियों के बारे में बातचीत मिलती है। तो एक बुद्धिहीन संसार बनाने का षड्यंत्र जो है हमारे हिंदी के अखबार चला रहे हैं लगातार। और किसी को आज अखबारों को जो हम लोग पत्रकारिता में हैं, जो लोग भी रहे हैं, जानते हैं कि अखबारों का 80% भाग वो होता है जो कि कहीं न कहीं से प्रेस विज्ञप्ति होता है या प्रेस विज्ञप्ति टाइप चीजें उसमें होती है। तो जनता की बात, जैसे कि आपने बताया भी कि लोगों के पत्र छपना बंद हो गया। कुछ समय तक जब माथुर साहब थे तो नवाज टाइम्स से मुझे भी काम मिला था, और वो कॉलम जो है नई दुनिया के समय में बहुत जीवंत कॉलम था। वो आज पाठक की कोई जगह अखबार में नहीं रह गई, किसी भी तरह से नहीं रह गई। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का हिंदी अखबारों के माध्यम से सत्ता एक षड्यंत्र चला रही है कि लोगों को विचारने की, सोचने की जगह न मिले। विचारने सोचने की जो जगह थोड़ी बहुत जो होती थी, उस जगह को पूरी तरह खत्म करें। आज कोई अखबार, यहाँ तक कि अखबार ये जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता है कि जिस व्यक्ति के विचार वहाँ छपे हैं वो खुद ऑन करे। वो लिखता है कि ये लेखक के विचार है, ये मतलब ये इसका अखबार से कोई ताल्लुक नहीं। तो बहुत मैं समझता हूँ कि ये जो, और आप आज अंग्रेजी अखबारों में, अभी मैं अमेजन पर कल आपने देखा हो तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी। अमेजन किस तरह अपने मजदूरों का शोषण करता है, उनसे 10-10 घंटे काम करवाता है, और पेशाब करना चाहता है वो तो पेशाब नहीं करने देता। कहता है कि ये जो आपको जो वर्कलोड हमने दिया है वो वर्कलोड आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेशाब करने जा सकते हैं या पानी पीने जा सकते हैं, और अगर थोड़ी देर आपने आराम करने लगे तो आपके एक्शन लिया जाता है। ये खबर आपको, इस तरह की कोई खबर आपको हिंदी के अखबार में आज की तारीख में नहीं मिलेगी। जबकि अंग्रेजी के अखबार आज भी, मतलब जब मैंने अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू किया था तो वो पूरी तरह एलीट के अखबार थे, लेकिन आज लोग उनमें आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती है जो एलीट के हितों के खिलाफ जाती है। जबकि हिंदी के अखबार जो है दूसरे को एलिटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है, जो सत्ताधारी वर्ग है, सिर्फ उसी की बात करते हैं। सत्ताधारी से मतलब जो सरकार में है, उस जो मंत्री है उनकी बात, प्रधानमंत्री उसकी बात कर रहे हैं। जो वर्ग जो है, जिसके पास सत्ता है, पावर है, उसी की बात करता हमारा हिंदी का अखबार करता है। तो हमारे लिए तो साहित्य और पत्रकारिता के संबंधों को बात करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता नहीं है और साहित्य के लिए उसमें कोई जगह नहीं है, कोई रिश्ता दोनों में रह नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत समझ पर हम लोग इन संबंधों की बात कर रहे हैं। रवि साहब ने इस बारे में बहुत सी बातें कही हैं जो मेरे पास नोट की है, लेकिन उनका कोई खास मतलब नहीं। उन दोनों के रिश्तों की जो बात उन्होंने कही है और बहुत गंभीरता से कही है, लेकिन आज की तारीख में उन रिश्तों का, साहित्य और पत्रकारिता के रिश्तों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा युग शायद अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद हो सकता है कि चीज़ें पलटे, हो सकता है नए सिरे से ऐसे संपादकों को लाया जाए जो खुद सोच विचार में दिलचस्पी लगे। आज की तारीख में आप जानते हैं कि नवभारत टाइम्स के आपके संपादक कौन है? आज तमाम अखबारों के, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक कौन है आप जानते हैं? आप हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन है जानते हैं? तो आज की तारीख में, मतलब मैं भी जब कादम्बरी में काम करता था और नवभारत टाइम्स में सामान्य बात थी कि उसके ऊपर एक मैनेजर बैठाया जाता था, इसका क्या नाम होता था? ब्रांड मैनेजर होता था। तो असली एडिटर तो जो है ब्रांड मैनेजर होता है नवभारत टाइम्स का। आप भी है या नहीं मुझे नहीं मालूम,
और कादम्बरी में भी ये कोशिश की गई थी कि एक ब्रांड मैनेजर मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, तो मैंने तो किसी तरह उसको चलता किया। लेकिन ये वहाँ किया जा सकता था। नवभारत टाइम्स ने किसी संपादक की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ब्रांड मैनेजर के अंदर काम करने से मना कर दे। और आप जानते हैं कि किस बुरी हालत में राजेंद्र माथुर जैसा प्रतिभाशाली आदमी, एक समारोह होता है नवभारत टाइम्स की तरफ से, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आते हैं, और जैसे आप जानते हैं कि रंजू बाबू की एक टोन थी, वो हल्के व्यंग में बात करते थे और कभी किसी आदमी का अपमान नहीं करते, वो चाहे छोटा हो बड़े से बड़ा हो। तो उन्होंने उस अवसर पर कुछ व्यंग्यात्मक ढंग से बात कही थी जो कतई प्रधानमंत्री या चंद्रशेखर के अपमान में नहीं थे। लेकिन ठाकुर साहब उत्तेजित हो गए और उन्होंने माथुर साहब जैसे व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी अनर्गल बातें की कि जिसके बाद से माथुर साहब का दिमाग जो है, मतलब माथुर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस परेशानी का थोड़ा बहुत हिस्सा उन्होंने मुझसे भी शेयर किया और तमाम लोगों ने शेयर किया। और आप जानते हैं कि कुछ दिनों बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो ये पिछले 20 साल का इतिहास है कि आप जानते हैं कि रघुवीर साहब को किस तरह उस स्थान से अपमानित करके हटाया गया। आप जानते हैं कि मनोज श्याम जोशी जिनका कि हम लोग जिक्र करते हैं, उनको भी हिंदुस्तान जैसे अखबार ने किस तरह हटाया। तो अखबार को एक अच्छा संपादक नहीं चाहिए, अच्छी पत्रकारिता नहीं चाहिए, कम से कम हिंदी के अखबार को नहीं चाहिए। उन्हें तो एक जनरुचि के नाम पर आपके साथ एक षड्यंत्र करना है कि आप सामाजिक राजनीतिक मामलों में सोच न सकें, विचार न कर सकें और एक नए समाज को बनाने की परिकल्पना आपके दिमाग में गायब हो जाए। तो ये जो समाज है, जो सड़ा हुआ समाज है, इस सड़े हुए समाज के बारे में ये आप लगातार सोचते रहें। अब एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ बादल सरोज जी के बारे में। बादल जी लोक लहर में कॉलम लिखते हैं, लगभग पूरे पेज का कॉलम होता है, और वो किसी भी पत्रकार के लिए जो साहित्य और पत्रकारिता के संबंध को मिला के देखना चाहता है, वो उनके लिए वो कॉलम आदर्श है। तो सचमुच जो है मैं इसलिए नहीं कि इसलिए है जो आप हैं इसलिए वो ज़्यादा याद आ गया, लेकिन सचमुच जो है मैं उस कॉलम को हमेशा पढ़ता हूँ और मैं मानता हूँ कि वो किसी भी हिंदी अखबार में अगर वो उसके लिए इस तरह की चीज़ों के लिए जगह बन जाए तो शायद हिंदी अखबारों का कायाकल्प हो जाए। लेकिन कोई कायाकल्प अभी तो करता हुआ नहीं, क्योंकि बाजार की दोस्ती बहुत से प्रेशर है और राजनीति के प्रेशर। राजनीति के बारे में तो आजकल तो ये भी सुना जाता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, कि गृह मंत्रालय से जो है निर्देश आते हैं। मैं तथ्यात्मक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन ये बात बहुत सुनी जाती है कि गृह मंत्रालय से निर्देश आता है कि 8 टीवी चैनल जो है किस चीज़ को प्रमुखता देगा और अखबार किस चीज़ को मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति कहीं न कहीं जो बार बार ये बात उठ के आती है तो लगता है कि कहीं कहीं कोई सच्चाई तो है। तो अगर पत्रकारिता की स्थिति ये बना दी गई है और पत्रकार अखबार मालिक इसके लिए तैयार हैं और पत्रकार संपादक को इसमें कोई कठिनाई नहीं है, तो हम किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो कल हो सकता है कि कहीं दूसरी सरकार बन जाए, लेकिन ये समाज की जो धारा जो बना दी गई है उसको बदलने के बाद में शायद बहुत लंबा अरसा लगे। जो चीज़ हम थोड़ा बहुत पा चुके थे वो सब अब हम लगातार खोते जा रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने एक विकट स्थिति का पूरा परिदृश्य खाका खींचा है, लेकिन उम्मीद कहाँ है ये रोशनी भी हमें दिखाई है। मैं चूंकि बहुत विचार संपन्न सत्र हुआ है तो समापन वक्तव्य की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम विचार अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इस सत्र के लिए आप सभी अतिथियों का हम सम्मेलन की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मणि मोहन जी भी बता रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विष्णु जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। नीलेश रघुवंशी जी से आग्रह है कि वे भी बता रहे हैं और मुख्य वक्ता विवेक जी का नाम